दोस्तों, कल जब मैं यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं बहुत भावुक होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसका कारण था कि आज निमिषा प्रिया को फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज ये पता चला है कि निमिषा प्रिया की फांसी जो है वो टल गई है। लेकिन दोस्तों, कल तक ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। भारत की सरकार लगातार दबाव बना रही थी यमन पर, हूती संगठनों पर दबाव बना रही थी। विदेश मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा था, कोई कशिश नहीं छोड़ी जा रही थी। यहां तक कि 14 जुलाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी इस मामले की सुनवाई थी। लेकिन जो चीजें दिख रही थी कल तक, उसमें यही लग रहा था कि आज जो है वो निमिषा प्रिया को 16 तारीख को निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन अचानक एक नया मोड़ आता है और दो लोगों की एंट्री होती है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री या कह लें भारत की सरकार की एंट्री होती है। दूसरा, भारत सरकार के साथ साथ मुस्लियार साहब की एंट्री होती है। मुस्लियार साहब इस पूरे केस में बहुत डायनेमिक पर्सन है। मुस्लियार साहब ने जो आज किया है वो बहुत पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। मुस्लियार साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यमन में हूती संगठनों से इस मामले पर बात की और निमिषा प्रिया की फांसी इस मामले में टल गई, आगे बढ़ गई। कौन है मुस्लियार साहब, ये पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो लोग निमिषा प्रिया केस को नहीं जानते हैं, आज मैं एक बार फिर पूरे विस्तार के साथ निमिषा प्रिया केस को समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हर भारतीय को यह केस जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय गल्फ कंट्रियों में रहते हैं, वहां पर सरिया कानून है। बहुत सारे भारतीय मुस्लिम कंट्रियों में रहते हैं, वहां भी सरिया कानून है। गल्फ कंट्री अक्सर मुस्लिम कंट्रियों में सरिया कानून होता है और यह कानून दोस्तों इतना कड़ा होता है जिसका जीता जागता उदाहरण निमिषा प्रिया है। निमिषा प्रिया के साथ जो घटना घटी वो गल्फ कंट्री में रहने वाले तमाम भारतीयों के साथ घट सकती है। इसलिए आपको ये केस जान लेना बहुत जरूरी है कि विदेश में ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है और इस तरह की चीजें नहीं करनी है, क्योंकि सरिया कानून इतना कड़ा होता है कि राष्ट्रपति के साइन करने के बाद भी व्यवस्थाएं बदलती नहीं है। इस मामले में बहुत बड़ी बड़ी एंट्री हुई है, तो शायद ये मामला थोड़ा टल रहा है, लेकिन साधारणतः ये एंट्री जो होती नहीं है और केस इसी तरह से बदल जाते हैं और लोग जो है ऊपर चले जाते हैं। चलिए पहले मैं आपको मुस्लियार साहब के बारे में बता दूं और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि यमन में निमिषा प्रिया को आखिर किस गलती की सजा दी जा रही थी। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि भारत से लगभग 3300 किलोमीटर दूर अरब सागर को पार करने के बाद एक देश आता है जिसका नाम है यमन, और यमन में यही सरिया कानून है और यही कानून इतना कड़ा है जिसकी सजा निमिषा प्रिया को मिल रही है और 16 जुलाई को उनकी फांसी होनी थी और वो टल गई है, जिसमें एक बड़ा रोल निभा रहे हैं मुस्लियार साहब। इनको मैं पहले बता दूं कि मुस्लियार साहब कौन है। मुस्लियार साहब पूरे दुनिया में एक सम्मानित धार्मिक नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। यमन हो, इराक हो, ईरान हो, चाहे कोई भी मुस्लिम देश हो, मुस्लियार साहब को हर व्यक्ति सुनता है, समझता है, पढ़ता है। केरल के रहने वाले हैं। इनका नाम है काटापुरम अबू बकर मुसलियार। इनके बारे में चर्चा पूरी दुनिया में हमेशा होती रहती है। इस्लाम को मानने वाले, जो धर्म को मानते हैं, वो इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अक्सर धार्मिक सहिष्णुता, महिला शिक्षा, आतंकवाद के विरोध पर हमेशा भाषण देते रहते हैं। केरल में जो भी सौहार्द बनाया जाता है, मुसलमानों से अपील करनी होती है, मुस्लियार साहब को सरकार आगे कर देती है कि भाई आप कह देंगे तो लोग मान लेंगे। तो सोचिए, जब केरल में लोग इनकी बात मान लेते हैं, भारत में मान लेते हैं, तो ये इतने प्रभावशाली हैं कि यमन में हूती संगठन भी इनकी बात मान ले रहा है और कह रहा है भाई मुस्लियार साहब कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे इस केस को किया जा सकता है। मुस्लियार साहब ने जो वहां पीड़ित पक्ष है उसको समझाया और बताया। उन्होंने बताया कि इस्लामिक दृष्टिकोण से क्षमा और करुणा की बात की। बताया कि इस्लामिक दृष्टिकोण में क्षमा और करुणा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने यमन की जनता और न्यायपालिका को यह समझाने की कोशिश की कि निमिषा का जो कृत्य है वो आत्मरक्षा में था और इंसाफ के साथ दया भी जरूरी है। ये इन्होंने समझाया।
इनका एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, ये अक्सर कई बात बोलते रहते हैं कि धर्म अगर इंसाफ सिखाता है तो इंसानियत जो है वो क्षमा सिखाती है। शायद यही लाइन जो है यमन को समझ में आ गई, हूती संगठनों को समझ में आ गई और निमिषा प्रिया केस को जो है उन्होंने आगे बढ़ा दिया और फांसी को टाल दिया। तो मुस्लियाल साहब की एंट्री को मैंने बता दिया, सरकार की एंट्री को बता दिया। अब मैं आपको निमिषा प्रिया केस के बारे में समझाता हूं कि क्या है निमिषा प्रिया केस और कल सुप्रीम कोर्ट ने यानी 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। निमिषा प्रिया केस को समझाऊंगा, ब्लड मनी क्या है इसको समझाऊंगा, लेकिन इसको समझने से पहले आपको थोड़े अपने कान जो है वो खुले रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बारीक एंगल से मैं समझाता हूं और एक एक नाम आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा। कॉपी पेन लेके बैठे हैं और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बैठ जाइए, सतर्क हो जाइए क्योंकि इस कहानी में अगर एक नाम मिस करेंगे तो चीजें जो है वो आपको बदली हुई दिखाई देंगी। दोस्तों ये निमिषा प्रिया हैं और ये केरल के पलक्कड़ जिले में रहती हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और बचपन से जो है इन्हें नर्स बनने का शौक था। ये नर्स बन के लोगों की सेवा करना चाहती थी, साथ ही एक ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहती थी जिसमें सेवा भी है और थोड़े पैसे भी हैं जिससे परिवार का बहुत अच्छा गुजारा चल सके। ये पढ़ाई करती हैं और एक दिन नर्स भी बन जाती हैं। 2008 में जब निमिषा नर्स बनती हैं तो उनकी शादी हो जाती है। शादी होती है टोनी थॉमस से, नाम याद रखिएगा, एक बार फिर बता दे रहा हूं, टोनी थॉमस से इनकी शादी होती है। जब शादी होती है तो निमिषा जो है नर्स चूंकि केरल में बन चुकी रहती है, इसके अलावा भी वो चाहती हैं कि वो अन्य और देशों में जाके नर्स बने और वहां पर यहां से बेहतर सुविधा ले और अच्छे पैसे कमाएं। इसलिए निमिषा जो है अन्य गल्फ कंट्रियों में भी नर्स का जो फॉर्म आता है, जो वैकेंसीज आती है उसको भरती रहती हैं। इसी बीच उसी वैकेंसी जो वो भरी रहती हैं उन्हें यमन से ऑफर आता है और यमन के ऑफर को वो देखती हैं और खुश हो जाती हैं क्योंकि यमन में यहां से अधिक, भारत से अधिक तनख्वाह थी और वो यमन में सोचती हैं कि अब मैं यमन में नौकरी करने जाऊंगी। तो निमिषा इसका पूरा प्लान बना लेती हैं। निमिषा ये बात अपने पति को बताती हैं। निमिषा के पति कहते हैं ऐसा है, टोनी थॉमस जो निमिषा के पति रहते हैं वो कहते हैं ऐसा है कि तुम भी चल रही हो तो मैं भी चल ले रहा हूं और तुम तो नर्स की नौकरी लगी जा रही है, मैं भी वहां कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। तो ये दोनों पति पत्नी जो है वो यमन चले जाते हैं और उसके बाद से वहां पर अपनी हंसती खेलती जिंदगी गुजारने लगते हैं। उनका बच्चा हो जाता है, उनके पति भी जो है वो काम वाम करने लगते हैं। लेकिन अचानक यमन की स्थिति जो है वो बदलने लगती है। यमन में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 2014 का समय आ जाता है। ये 2008 से 2014 के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हूती संगठन वहां पर आक्रमण करने लगते हैं, गृह युद्ध हो जाता है, आपस घर में ही ठीक नहीं चलता है। तो जो ये निमिषा के पति टोनी थॉमस थे वो इन सब चीजों को देखते हैं और घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा है निमिषा, अब हम इंडिया चलते हैं और यहां पर स्थिति ठीक नहीं है। उस समय सरकार भी जो है वो अपने नागरिकों को बुलाना शुरू कर देती है और कहती है कि यमन में जो है स्थितियां ठीक नहीं है, भारत के नागरिक वापस आ जाएं। उसी समय जो है टोनी थॉमस अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाते हैं और निमिषा प्रिया ये कहती हैं कि मैं यहां नौकरी कर रही हूं, यहां इस तरह से छोड़ के जाना ठीक नहीं है, मैं नर्स हो चुकी यहां पर काम कर रही हूं, मैं कुछ दिन में यहां सब समेट के इस्तीफा देकर भारत वापस लौट आऊंगी। यही वो स्थिति होती है। लेकिन ये सारी स्थिति होती है, उनका पति यहां आ जाता है, वो वहीं रहती हैं, लेकिन वहां पर जो संगठन, हूती संगठन है, गृह युद्ध है, वो चलता रहता है। लेकिन इसी के बीच में आता है टर्निंग पॉइंट और ये टर्निंग पॉइंट रहता है दूसरा। इसके अलावा दो और टर्निंग पॉइंट आएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये टर्निंग पॉइंट तब आता है जब निमिषा का एक दोस्त जो है हन्नान, नाम याद रखिएगा हन्नान, निमिषा का एक दोस्त है हन्नान जो उसके साथ काम करता था। हन्नान निमिषा को कहता है कि निमिषा तुम नर्स हो, यहां पर तुम्हारी तनख्वाह कम है, मैं यहां यमन का नागरिक हूं, हम लोग एक मिलकर नर्सिंग होम खोलते हैं और वो नर्सिंग होम हम लोग मिलकर चलाएंगे। यमन की स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं है, तुम भारत से पढ़ के आई हो, हम यहां एक टेक्निकल नर्सिंग होम बनाएंगे। मैं बता दूं कि यमन की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत खराब है। भारत में जैसे नीम हकीम होते हैं ना, वैसे ही यमन में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है। यमन में किसी को अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसे दूसरे देश जाना पड़ता है, कोई बड़ा
अस्पताल, कोई बड़ी व्यवस्थाएं यमन में नहीं है। तो इसलिए यमन में ही जो निमिषा का दोस्त हन्नान रहता है, कहता है हम दोनों मिलकर एक बढ़िया नर्सिंग होम खोलते हैं और तो 50-50 की पार्टनरशिप कर लेंगे। तुमने भी यहाँ नर्स का पे काम करके पैसे कुछ जुटा रखे हैं, मैंने भी जुटा रखे हैं, हम एक बढ़िया सा नर्सिंग होम बनाते हैं। निमिषा को ये आइडिया बहुत बेहतरीन लगता है। सोचती है गृह युद्ध चल रहा है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और हमारा नर्सिंग होम रहेगा, और फिर से एक बार जब यहाँ की स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम अपने पति और बच्चे को बुला लेंगे। निमिषा ये बात अपने पति को बताती है और निमिषा का पति भी तैयार हो जाता है। अब आपने यहाँ तक समझ लिया। अब इस मामले में आता है दूसरा टर्निंग पॉइंट। निमिषा जब अस्पताल खोलने लगती है, ये सलाह होने लगती है, सब कुछ होने लगता है, तब जो है एक जो नियम आता है वो यमन का नियम आड़े आता है। यमन के नियम के तहत ये है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी यमन में नागरिक जो है वो व्यवसाय शुरू करता है तो तब तक वो उसका मालिक नहीं बन जाता है जब तक वो यमन का नागरिक नहीं है। और यमन का नागरिक व्यक्ति तभी बनेगा जब यमन से किसी यमनी महिला से या पुरुष से शादी कर लेगा। पुरुष है तो महिला से और महिला है तो पुरुष से। तो ये कागज वाला हिस्सा आड़े आता है, लेकिन हॉस्पिटल की पूरी तैयारी हो जाती है। तो उस समय हन्नान फिर से एक बार निमिषा को कहता है, सलाह देता है कि जो है तुम एक शादी कर लो यहीं पर, कागज पे सिर्फ शादी करना, ऐसे मत शादी करना। कोई ऐसा व्यक्ति, तुम्हारे पति भी यहां रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो कागज पे तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, तो कागज पे तुम 50% की मालिक हो जाओगी इस पूरे हॉस्पिटल का। तो ये पूरा मामला आप समझ गए। तो निमिषा ये बात अपने पति को बताती है। ये बताते बताते पति से शर्माती भी है कि भैया यहाँ पर ऐसा मामला, एक शादी वाला आया। निमिषा का पति कहता है यार कागज पे ही तो करना है, हमारे रिलेशन खुद इतने मजबूत हैं, कागज पे शादी कर लो, अस्पताल बना लो, बाद में मैं खुद आ जाऊंगा, सारी व्यवस्थाएं देखने लगूंगा, कागज की बात कागज में रहेगी और बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। निमिषा का पति ही सलाह देता है कि ऐसा करो कि मेरा एक दोस्त है तलत अब्दो मेहदी, उसका नाम रहता है तलाल अब्दो मेहदी, वो मेरा दोस्त है। जब मैं वहां मोटर साइकिल या ऑटो पार्ट्स का व्यापार करता था तो वो मेरा पार्टनर था, वो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, मैं उससे खुद फोन पे बात कर रहा हूं और तुम जो है उससे कागज पे शादी कर लो। यही पूरा मामला रहता है। निमिषा कहती है चलो ठीक है। तलाल अब्दो मेहदी भी निमिषा के पति से जब बात करता है तो कहता है कि ठीक है भैया, हम ये इस मामले के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहता है कि लेकिन मैं पति तो बन जाऊंगा, लेकिन उसके बदले उस अस्पताल में मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए, मैं भी अपना पैसा लगाऊंगा और मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए। लोग कहते हैं चलो ठीक है, 2 पार्टनर थे 3 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी थोड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी और मैं निमिषा का जो पासपोर्ट है वो रख लूंगा। तब ये बात उस समय निमिषा के पति को जो है वो खटकती नहीं है। वो कहता है मजाक लगता है, हर आदमी, आप भी जानते होंगे, जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, गल्फ में काम करने गए होंगे, किसी देश में काम करने गए होंगे, तो अक्सर देखा जाता है जो मालिक रहता है वो पासपोर्ट को अपने पास रख लेता है। निमिषा का जो पति बना था कागज में तलाल अब्दो मेहदी यमन में, उसने भी ऐसा किया कि कहा निमिषा तुम अपना पासपोर्ट दे दो और इस हॉस्पिटल में हमको बना दो, पार्टनर बना दो। वो सोचता है कि बन जा रहा है, सब चल रहा है और थोड़ा हम भी लगा देंगे, हो सकता है चल जाए। और होता भी ऐसा है, जब हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाता है तो हॉस्पिटल चलने लगता है, नर्सिंग होम चलने लगता है, उसकी कमाई अच्छी होने लगती है, सारी व्यवस्थाएं ठीक होने लगती है। और तब इस मामले में आता है तीसरा और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिससे निमिषा जो है कागज पे शादी करती है, जिसका नाम तलाल अब्दो मेहदी होता है। अब वो लालची हो जाता है और वो पैसे की डिमांड करने लगता है। निमिषा का जो कागज पे पति है उसका वो असली पति बनने की कोशिश करता है और जगह जगह पर बताने लगता है कि भैया ये भारत वाले की पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है और ये जो है ये मेरी है और ये यहीं रहेगी और भारत वाले को इसने ये कर दिया। और जगह जगह पर ये बातें भी करता था और निमिषा से भी उल्टी सीधी बातें करता था। और उसके बाद से निमिषा से तरह तरह की डिमांड भी, जो पत्नियों के साथ डिमांड की जाती है वैसी डिमांड करने लगता है। निमिषा इससे बहुत आहत हो जाती है, अपने पति से ये बात करती है कि बताओ वो तुम्हारा दोस्त था लेकिन उसने तुम्हारे साथ गलत किया है और ये
ये बहुत बेईमानी कर रहा है, अब वो पैसे भी अधिक मांग रहा है, कह रहा पासपोर्ट नहीं देंगे और हम वापस आना चाहते हैं, मैं इन सब चीज़ों से ऊब गई हूँ। लेकिन वो बात नहीं मान रहा है, वो रोज़ मेरे साथ ऐसे ऐसे बातें करता है, मुझसे ये काम करने के लिए, अनैतिक कार्यों को करने के लिए कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करूँगी, तुम उससे बात करो, पासपोर्ट मेरा दिलाओ, मैं वापस आना चाहती हूँ। यही बात निमिषा से होती है। निमिषा का पति तलाल अब्दो मेहदी से बात करता है तो वो तरह तरह की शर्तें रखने लगता है। जब इतनी झगड़े हो जाते हैं तब निमिषा क्या करती है पता है? निमिषा जो है उस समय वहां के पुलिस स्टेशन चली जाती है और बताती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। तब जानते हैं क्या होता है? यमन का कानून देखिए इतना कड़ा है कि उस समय तलाल अब्दो मेहदी जो यमन का नागरिक है उसको एक भारतीय के कहने पर सजा हो जाती है, वो भी 1 साल की सजा हो जाती है। अब निमिषा जब पुलिस में कंप्लेन करती है और तलाल अब्दो मेहदी जो कागज में उसका पति रहता है उसको यमन में ही सजा हो जाती है, निमिषा एक बार फिर से फंस जाती है। फंस इसलिए जाती है क्योंकि जिसे सजा हुई है, जो कागज में पति था, उसी के पास उसका पासपोर्ट है और यमन में उधर 2016 में ही गृह युद्ध जो है वो और बढ़ गया था। भारत के सभी नागरिक वहां से आ रहे थे, राजदूत वाले जो स्थिति थी वो भी बंद हो गई थी, सारी स्थितियां वापस हो रही थी, सब कुछ बदल रहा था। लेकिन निमिषा के पास पासपोर्ट ही नहीं है तो वो भारत कैसे आ सकती थी? इसलिए निमिषा वहीं थी। अब निमिषा को इंतजार था तलाल अब्दो मेहदी के जेल से छूटने का, लेकिन एक चिंता भी थी कि जिस व्यक्ति को मैं जेल भिजवाई हूं वो व्यक्ति मुझे आकर पासपोर्ट कैसे देगा और क्यों देगा। तो इसके लिए चिंतित तो रहती है, लेकिन जो काम है वो चलता रहता है। नर्स वाला काम नर्सिंग होम का चलता रहता है। 1 साल के बाद समय आता है और जो है तलाल अब्दो मेहदी जो है निमिषा का कागज में पति यमन में छूट जाता है। लेकिन जब वो 2017 में छूट कर आता है तो वो पूरा बदला लेने के मूड में रहता है, वो पासपोर्ट वापस नहीं करता है। और जब वो पासपोर्ट वापस नहीं करता है, निमिषा उससे बात करती है कि हम ऐसा, देखो तुमने इसी मामले में हुआ है और ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब सब खत्म करो और मेरा पासपोर्ट दे दो, हमको सब वापस दे के चले जाएंगे, हमको घर जाने दो। लेकिन 1 साल चूंकि तलाल अब्दो मेहदी जेल काट चुका रहता है, इसलिए उसके अंदर जो है वो बगावत की आग जलती रहती है, वो बदला लेना चाहता है। कहता है मैं पासपोर्ट वापस नहीं दूंगा। और इसी 1 साल जब वो जेल में रहा तो उसकी तबीयत भी खराब हो गई। जब जेल से बाहर निकला तब भी उसकी तबीयत खराब थी, डेली उसे इंजेक्शन दिए जाते थे, दवा के डोज दिए जाते थे। तब उस समय जो चौथा टर्निंग पॉइंट आता है, यही वो टर्निंग पॉइंट है जो निमिषा को फांसी की सजा के पास लेकर जाता है। लेकिन इसे समझना आपको बेहद जरूरी है। जानते हैं क्या होता है? निमिषा का जो दोस्त हन्नान रहता है, जिसने 50-50% पर हॉस्पिटल खुलवाया था, वो एक और सलाह निमिषा को दे देता है। जानते हैं क्या कहता है? कि ऐसा है कि चलो तलाल अब्दो मेहदी से बातें करते हैं, हम लोग माफ़ी मांगा जाएगा और उससे कहा जाएगा दे दो। और तुम उसी बीच जानती हो क्या करना, तुम नर्स हो, जब 2-3 दिन जाओगी तो उस पर भरोसा जीत लोगी और उसे जो है इंजेक्शन दे देना। इंजेक्शन उसे रोज़ लगी रहा है और तुम बस उसे इंजेक्शन देना शुरू कर देना और उसी इंजेक्शन में जो है वो बेहोशी की दवा मिला देना। अब जब बेहोशी की दवा तुम मिला दोगी तो वो बेहोश हो जाएगा और उसके घर में उसी के कबर्ड में तुम्हारा पासपोर्ट है, तब हम वो पासपोर्ट जो है वो ले लेंगे। अब ये आइडिया तो बहुत अच्छा था कि कबर्ड में पासपोर्ट है, हम ले लेंगे, वो बेहोश हो जाएगा और अगले ही दिन तुम फ्लाइट पकड़ के, चूंकि पासपोर्ट तुम्हारे पास आ चुका रहेगा, तुम अगले दिन ही फ्लाइट पकड़ के इंडिया वापस चली जाना और मैं यहाँ सब जो है बेच बाच के वापस आ जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि जब इंजेक्शन देती है निमिषा तलाल अब्दो मेहदी को, उस समय इंजेक्शन का जो डोज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से तलाल अब्दो मेहदी जो इसका कागज में पति है उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद निमिषा प्रिया चाहती तो पासपोर्ट उसके हाथ में था, वो भाग सकती थी, लेकिन निमिषा प्रिया ऐसा नहीं करती है। निमिषा प्रिया ये बात पूरी पुलिस को बता देती है और पुलिस जो है निमिषा को ये मानती है कि ये चीज़ें झूठ हैं और उसको गिरफ्तार कर लेती है। हन्नान को भी गिरफ्तार कर लेती है जो इसको
इसको आइडिया दिया रहता है इसका दोस्त, और इसको भी गिरफ्तार कर लेती है। ये मानती है कि हन्नान और इसने मिलकर साजिशन तलाल अब्दो मेहदी को मारा है, और इसका पूरा ट्रायल होने लगता है। निमिषा जेल चली जाती है और पूरा कोर्ट में ट्रायल होने लगता है। यह मामला जो है 2017 में घटता है, और 2020 में बहुत मेहनत करने के बाद, चूंकि एक भारतीय एक यमनी, दोनों का मामला कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत मेहनत करने के बाद 2020 में यह मामला यमन के लोअर कोर्ट में पहुंचता है, और वहां पर इसके दोस्त हन्नान जो यमनी नागरिक था, और इसे हन्नान को उम्र कैद की सजा मिलती है, और निमिषा जो मेन जिसने इंजेक्शन लगाया था, इसे जो है मौत की सजा मिलती है, और हन्नान को उम्र कैद की सजा मिलती है। तो मौत की सजा इसे मिल जाती है और हन्नान को उम्र कैद की सजा मिलती है। यह मामला मानती नहीं है निमिषा का परिवार, और तब तक पूरे भारत में जो है कई संगठन बन चुके रहते हैं, एनजीओ निमिषा की मदद करते हैं, निमिषा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाते हैं, और ये मामला 2023 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट भी यही सजा बरकरार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता है कि जो लोअर कोर्ट ने कहा है यही सही है। अब भारत की तरह भी जब भारत का सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तो मामला अंतिम राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक वैसे यमन में भी है, वहां का सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया फांसी का, तो उसके बाद से ये मामला जो है वो वहां के राष्ट्रपति तक पहुंचता है। राष्ट्रपति हैं रशद मोहम्मद अल अमीन, उनके पास जब पहुंचता है तो राष्ट्रपति भी इस पर साइन कर देते हैं और कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही सही है, जो लोअर कोर्ट ने कहा है वही सही है। हालांकि इस राष्ट्रपति के दस्तखत पे दुनिया भर में कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि कई तरह के बयान इंटरनेशनल मीडिया में यमन में आते हैं। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है, कुछ लोग राष्ट्रपति कार्यालय से ये कहते हैं कि यमन में जिस जगह पर सना है वहां पर हूती संगठनों का कब्जा है, जिस जेल में है वहां पर भी कब्जा है, सना राजधानी है और वहां पूरा कब्जा है। यमन के राष्ट्रपति का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने पैड पे यमन के राष्ट्रपति के नाम पर साइन कर दिया है और फरमान जारी कर दिया है। यानी यमन में यमन के सरकार की ही नहीं चल रही है, क्योंकि हूती संगठनों का कब्जा है, और हूती पर जो है कहा जाता है कि ईरान जो है वो कंट्रोल करता है। तो अब आप समझ गए कि निमिषा को सजा क्यों मिली। आज उसी सजा को लेकर वही वो आज डेट थी 16 जुलाई, जिस दिन निमिषा को फांसी होनी थी, जो राष्ट्रपति या हूती संगठन कहा था। और आज ही वो खुशखबरी आई है जब भारत की सरकार और भारत के सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक गुरु मुस्लियार साहब ने इस बीच में एंट्री ली है और निमिषा की सजा को आगे बढ़ा दिया है। जो सजा है उस मामले में आगे बढ़ गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि निमिषा प्रिया जो है राष्ट्रपति के कहने के बाद भी वहां एक ऑप्शन और होता है बचने का। यमन में और हर गल्फ कंट्री में जहां पर शरिया कानून चलता है, वहां पर अगर राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर कर दे तो एक तरीका होता है व्यक्ति को बचने का, उसको कहते हैं ब्लड मनी। ब्लड मनी, आइए इसको मैं समझाता हूं दोस्तों। ब्लड मनी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हत्या के आरोपी को उसकी दी गई हुई सजाए मौत से माफी मिल सकती है, और जब वह पीड़ित परिवार मुआवजे के तौर पर निश्चित रकम अदा कर दे। आप समझ रहे हैं, जैसे जो पीड़ित व्यक्ति है, जैसे तलाल अब्दो मेहदी का परिवार अगर उसके बदले कुछ पैसे ले ले निमिषा के परिवार से, संगठन से, हालांकि ये पूरा देने की कोशिश की गई है, लगभग 8.5 करोड़ रुपया देने का बात कही गई है तलाल अब्दो मेहदी के परिवार को, भारत की तरफ से, तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से। इसके अलावा जो तलाल अब्दो मेहदी का परिवार है उसको विदेश में बसाने की भी कोशिश की गई है कि इतना पैसा ले लीजिए, दुबई में बस जाइए, जाके सऊदी अरब में बस जाइए, हमें बस छोड़ दीजिए, ये सारी बातें कही गई है। लेकिन वो परिवार कह रहा नहीं, हम पैसे के दम पे काम नहीं करेंगे, हम पैसा लेके ये काम नहीं कर सकते, हम न्याय नहीं देंगे, हम जो चाहते हैं वो निमिषा प्रिया को सजा दिलाना ही चाहते हैं। यही बात जो है वो तलाल अब्दो मेहदी का परिवार नहीं मान रहा है, इसी को कहते हैं ब्लड मनी। इसका जिक्र कुरान में भी मिलता है, कुरान में ब्लड मनी का समर्थन किया गया है। पैगंबर मोहम्मद ने समझाया है कि हत्या की एवज में
में 100 ऊंट का भुगतान किया जा सकता है। अब ऊंट तो इस समय कोई लोकप्रिय है, ना ही ऊंट की कोई मूल्य है, लेकिन पहले ऊंट जो है वो बहुत रईस माना जाता था, जिसके पास जितने ऊंट उतना वो धनी माना जाता है, इसीलिए इसका जिक्र मिलता है। लेकिन अब ऊंट को पैसे में तब्दील कर दिया गया है, चेक में तब्दील कर दिया गया है, सोने में तब्दील कर दिया गया है। अब अगर ऐसी स्थिति आती है कि जो पीड़ित पक्ष है अगर वो पैसे लेकर या कोई भी राशि लेकर या कोई व्यवस्था लेकर ये माफ करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसी को कहते हैं ब्लड मनी। और ये गल्फ कंट्रियों में शरिया कानून में इसका जिक्र आता है। तो इसी का जिक्र जो है वो बार बार ब्लड मनी में किया जा रहा है। अब इस मामले में लगातार कोशिश की जा रही है और इससे पहले कई बार ऐसा घटना घट चुकी है। ऐसी घटना कब घटी है आइए मैं आपको वो भी बता देता हूं। दोस्तों इससे पहले 2018 की बात है, नवदीप सिंह यूएसए में उनकी फांसी टल गई थी, यूएई में, माफ कीजिएगा, यूएई में उनकी फांसी टल गई थी। भारत सरकार ने ब्लड मनी और सीधे दूतावास में हस्तक्षेप करके ये जान बचाई थी। इसके अलावा 2014 में सऊदी अरब में भारतीय महिला को दया याचिका से राहत मिली थी और भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने क्राउन प्रिंस से सीधे अपील की थी। इसका कारण था एक विशाल जनसमर्थन। उस समय उस केस पर लगातार अखबार लिख रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट इस मामले को सरकार तक पहुंचा रहे थे और आज यही निमिषा प्रिया के केस में हुआ। जब मैंने पिछली बार ये वीडियो 2 बार बनाई तो लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा। आप लोगों का प्यार मिला, भारी मात्रा में आप लोगों ने जनसमर्थन किया, हर जगह निमिषा प्रिया हैशटैग आपने लगाया और लगातार मेरी ही नहीं वीडियो तो अन्य चैनल्स जो वीडियो बना रहे थे वो भी यही प्रयास कर रहे थे कि निमिषा प्रिया बच जाए। इससे भारत की सरकार पर, यमन की सरकार पर एक दबाव बना और आज तमाम सहयोगियों की मदद से निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है। ईश्वर करे कि ये दिन दोबारा देखने को ना मिले, निमिषा प्रिया किसी तरह से भारत वापस आ जाएं और उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा से खुशहाल जीने का मौका मिले। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। निमिषा प्रिया केस पर जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो आपको कैसी लगी, ये विश्लेषण आपको कैसे लगा, शुरुआत में जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको कैसा लगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे जब भी इस मामले पे कोई डिटेल आएगी तो मैं पूरे विश्लेषण के साथ एक बार फिर से आपके सामने आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये वीडियो भी आप इस हद तक आगे बढ़ाइएगा कि एक बार फिर ये सरकार पर दबाव बना रहे कि निमिषा प्रिया को हमें भारत भी वापस लाना है। ठीक है, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतने देर तक जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।